नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी के बाद एचआरए का क्या हुआ। एचआरए के उन साथियों का क्या हुआ जो पुलिस से बचकर इधर उधर भाग रहे थे। क्या उनके क्रांतिकारी दर्शन में कोई परिवर्तन आया है? क्या जरूरत थी कांड करने की और क्या आवश्यकता पड़ी कि सेंट्रल असेंबली में बम धमाका करना पड़ा? अगर ये जरूरत थी भी तो वो कौन लोग थे जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी की? और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि लाहौर कांड की पैरवी कैसे हुई। और इन सारे विषयों के साथ आज के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं, प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है, जिसमें से 10 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है। आज़ाद जी उस समय भी आज़ाद रहते हैं, सदा सर्वदा की तरह। 4 प्रमुख लोगों को फांसी होती है और फांसी होने के बाद एचआरए लगभग छिन्न भिन्न हो जाती है। जो बचे हुए क्रांतिकारी थे उनको समझ में आ नहीं रहा था कि वो क्या करें। इसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण देश की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं वो लगभग 2 भागों में बट गई थीं। एक भाग वो था जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में काम कर रहा था और दूसरा भाग वो था जो बंगाल में काम कर रहा था। इन 2 धड़ों में से एक धड़ा जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रहा था, उसने चंद्रशेखर आज़ाद की नेतृत्व में, अध्यक्षता में 9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला दिल्ली के मैदान में, जी हाँ, ये 9 सितंबर तारीख आज की ही तारीख है जब हम लोग यह बात कर रहे हैं कि एचआरए कैसे एचएसआरए में परिवर्तित हो गई। जी हाँ मित्रों, फिरोज शाह कोटला दिल्ली का मैदान था। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की नेतृत्व में पंजाब से आते हैं भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से आते हैं विजय सिन्हा, शिव कुमार वर्मा, जयदेव कपूर और इस प्रकार के कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सदारत है पंडित जी की और यह माना जाता है कि एचआरए का नाम बदलकर अब एचएसआरए कर दिया जाएगा। एचएसआरए का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो शब्द है सोशलिस्ट, यह स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करता है कि जो भारत का नौयुवान था, भारत का नौजवान है, भारत का युवा है, अब वो कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रभावित है और कहीं ना कहीं वो समाजवाद से प्रभावित है। एचएसआरए का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की जाए। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब क्रांतिकारियों का जो दर्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल पिस्तौल और बम की पूजा करना चाहते हैं। वो एक एक व्यक्ति को पकड़ के मारना नहीं चाहते। वो ये बिल्कुल चाहते थे कि अब एक सार्वजनिक क्रांति हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि जनता के लिए संघर्ष मात्र जनता ही कर सकती है। ऐसी अवस्था में चंद्रशेखर आज़ाद ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तब होती है जब इस संपूर्ण फौज में भगत सिंह जैसा एक नौजवान जुड़ता है जो बौद्धिक स्तर पर बहुत ही तीक्ष्ण है, दिलंखड़ है, मलंग है और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि क्रांतिकारियों का जो दर्शन है वो बदल रहा है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि दिसंबर 1928 आता है, सैंडर्स की हत्या की जाती है। 8 अप्रैल 1930 आता है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाता है। क्या कारण था कि जब हमारा दर्शन बदल गया उसके बाद भी इस तरह की एकाकी क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाएं करने की आवश्यकता पड़ी? विमर्श का विषय है। सबसे पहला तो ये कि सैंडर्स की हत्या क्यों करनी पड़ी। तो मित्रों, आप लोगों को याद होगा कि साइमन कमीशन आया था 1927 में और साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब केसरी देश के बड़े नेता लाला लाजपत राय की लाठियों से मार मार के हत्या कर दी गई थी। क्योंकि लाला लाजपत राय देश के एक बड़े नेता थे, नौजवानों के बीच उनका एक अच्छा खासा क्रेज था, तो उनकी मृत्यु से और इस प्रकार की विभत्स मृत्यु से एचएसआरए के जो भी युवा थे वो अत्यंत आहत होते हैं और वो सब मिलकर एक कसम खाते हैं कि जो भी लाला जी के हत्यारे हैं उनको सजा दी जाएगी। एक प्लान बनता है चंद्रशेखर आज़ाद जी की सदारत में और सब लोग लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर पहुंच के सितंबर 1928 को मारना था उनको स्कॉट को, लेकिन क्या होता है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
ये सब ताक लगाए बैठे थे कि अभी स्कॉट आएगा और हम उसको गोली से उड़ा देंगे। लेकिन होता क्या है कि स्कॉट की गाड़ी पे सैंडर्स आते हैं और लगभग उसी तरह का हैट, उन्होंने यूनिफॉर्म हैट लगाया हुआ था जैसे कि स्कॉट लगाता था। और जैसे ही वो टर्न से मुड़ते हैं, रोड पे उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है। क्रांतिकारियों को लगा कि ये स्कॉट ही हैं और अपनी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और उनको मार दिया जाता है। कुछ दिनों बाद HSRA के नौजवानों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा एक पर्चा छपवाया जाता है, पोस्टर लगवाए जाते हैं और उन्हें चिपकवाया जाता है। उसमें ये लिखा हुआ था कि लाला जी देश के एक महान नेता थे, उनकी इस प्रकार मृत्यु किया जाना अत्यंत असहनीय है। उन सब का बदला लेना हमारा कर्तव्य है और हमने किया। हमको सैंडर्स की हत्या का दुख है, लेकिन सैंडर्स भी उस व्यवस्था का हिस्सा था जो अत्यंत अमानवीय और अन्यायपूर्ण है, अतः उनका माना जाना न्यायोचित है। ये इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। पोस्टर लगाए जाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। उसी समय एक क्रांतिकारी नेता हैं भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण की बोहरा की जो पत्नी है दुर्गा भाभी, वो भी बहुत ही फेमस है, उनको बड़ा सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो भगत सिंह दुर्गा भाभी को अपनी छद्म पत्नी बनाकर, उनके साथ उनका पुत्र होता है सचिंद्र, और अपना भेष बदलकर, ऐसा माना जाता था कि भगत सिंह बहुत ही खूबसूरत थे और वेश बदलने में भी बहुत ही माहिर थे। बदलकर वो लाहौर से धीरे से दिल्ली पहुंचते हैं। उनके साथ सुखदेव और राजगुरु भी पहुंचते हैं। बाद में राजगुरु को दूसरे स्थान पर पलायित किया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद भी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में जब वो पहुंचते हैं तो उनके साथ शिव कुमार वर्मा रहते हैं। बाद में दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। ये जो पूरी टीम थी वो दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली पहुंचने के बाद अब ये माना जाता है कि अब इस प्रकार की छुटपुट घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाएगा। बड़े क्रांतिकारी दर्शन पे और इसको सार्वजनिक किया जाए, जनता को इससे जोड़ा जाए, इसी बातों पे विमर्श हो रहा था। और मुख्य ध्यान था जो भी मजदूर हैं और किसान हैं, उनके मूल अधिकारों पर जो भी कुठाराघात हो रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ने की बात चल रही थी। उसी समय ये एक चर्चा आम थी कि दो प्रकार के बिल पास होने हैं, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड यूनियन बिल। इन दोनों बिलों से ऐसा माना जा रहा था कि खास करके मजदूरों के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन किया जाएगा और उनका शोषण बढ़ जाएगा। इन बिलों को रोकने के लिए, इनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1930 को हमारे दो महान क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम धमाका किया। मित्रों, एकदम स्पष्ट है कि इस बम को इस प्रकार बनाया गया था कि कोई भी किसी भी प्रकार से आहत नहीं होगा। पंपलेट बांटे गए, पर्चे उड़ाए गए। उन पर्चों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाके की जरूरत है। वहां नारे लगाए गए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नारे लगाए गए, डाउन डाउन यूनियन जैक, डाउन डाउन ब्रिटिश एम्पायर। और उसके बाद उन्होंने सहर्ष अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी देने के पीछे कारण क्या था? उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि जिस समय वो दोनों बिल असेंबली में डिस्कस हो रहे थे, उसी समय वहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। बहुत प्रख्यात और प्रबुद्ध वर्ग वहाँ पे उपस्थित था। चंद्रशेखर जी इस विषय के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे कि भगत वहाँ पे जाएं, लेकिन ये जरूरी था। जरूरी इस वजह से था कि सबसे पहली बात तो भगत सिंह की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और दूसरी उनके अंदर वो काबिलियत थी कि वो अपने पक्ष को निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ और इस आवश्यकता के साथ कि देश को अब क्या जानना जरूरी है रख सकते थे। और उन्होंने वैसा ही किया। बटुकेश्वर दत्त साहब ने उनका पूरा सहयोग किया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के एडीएम की न्यायिक हिरासत में उनको पेश किया जाता है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 307 और विस्फोटक अधिनियम धारा 3 के तहत कई सारे केस दर्ज किए जाते हैं। ये सब मसला चल ही रहा था। तभी क्या होता है कि लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कांड और भी जो छोटी फूटी घटनाएं हुई थी, उन सब के केस धीरे धीरे खुलने लगते हैं। इन सबको लाहौर भेजा जाता है। जब लाहौर भेजा जाता है तो होता क्या है कि कई सारे क्रांतिकारी धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। अमूमन 34 क्रांतिकारी लगभग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसमें सुखदेव भी आ जाते हैं, राजगुरु भी आ जाते हैं, जतिन दास भी आ जाते हैं
और भी बहुत सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार किए जाते हैं। और ये सारे के सारे क्रांतिकारी अपने आप को बताते हैं कि हम राजनीतिक कैदी हैं, और ठीक भी है, उन सबको गिरफ्तार भी इसी बिहाफ पे किया गया था, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वो आपराधिक कैदियों जैसा हो रहा था। तो उन सारे के सारे कैदियों ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, अनशन प्रारंभ कर दिया, और ये अनशन चलता रहा। उसी बीच में केस की पैरवी भी होती रही, और अब ये जो समय था इनके ऊपर एक बड़ा केस लगाया गया, और वो केस जिस नाम से रजिस्टर्ड हुआ वो था द ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस भगत सिंह एंड अदर्स। ये केस हो गया। जब भी अब देखिए मित्रों की माहौल कितना मार्मिक है, कितना हृदय विदारक है, और कितना स्वयं को और जो भी देखने सुनने वाले हैं उनको झकझोर देने वाला है। सारे के सारे कैदियों को बेड़ियों में जकड़ के गाड़ियों में भर के न्यायालय भेजा जाता था, और जब वो न्यायालय जाते थे तो गीत गाते थे, गजलें गाते थे, नारे लगाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंकलाब जिंदाबाद। और ऐसा गाते हुए वो अंदर प्रवेश करते थे। बाहर जो लोग उस पैरवी को सुनने आते थे या न्यायालयिक कार्यों से वहां पे उपस्थित होते थे, उनका दिल झकझोर जाता था। और यही चाहते थे भगत सिंह यही चाहते थे। भगत सिंह बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि पिस्तौल और बम की उपासना की जाए, एक एक व्यक्ति को पकड़ के मारा जाए, नहीं। वो ये चाहते थे, वो बिल्कुल चाहते थे कि एक सार्वजनिक क्रांति हो, ऐसी क्रांति हो जिससे ब्रिटिश एम्पायर का तख्ता पलट हो जाए, साम्राज्यवाद जो साम्राज्यवाद है वो समाप्त हो जाए, और उसके बाद एक ऐसे नवीन भारत का सूर्योदय हो जहां पर कोई भी शोषित ना हो, कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जहां पे एक वर्ग दूसरा वर्ग का शोषण करना चाहता हो, समानता की बात हो। अंदर जाते थे, पैरवी होती थी, अपने विचार स्वयं रखते थे। और एक बहुत ही मजेदार किस्सा ये होता है कि उस समय भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस प्रकार के कई सारे लोग थे, बहुत सारी मीडिया थी, उन्होंने आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। और इस विषय की लड़ाई हो रही थी कि बम बनाना कौन अच्छे से जानता है। लोगों ने कहा नहीं मैं जानता हूं, उसने कहा नहीं मैं जानता हूं। इसी बीच करके पूरी की पूरी बम बनाने की प्रोसेस डिस्कस हुई न्यायालय में, चलते हुए न्यायालय में, और उसको पूरी की पूरी मीडिया ने कोट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हर समाचार पत्र में बम बनाने की प्रक्रिया छपी हुई थी। अभी तक इस प्रक्रिया को कुछ क्रांतिकारी जानते थे, और अब क्या हुआ, संपूर्ण देश, जो भी युवा क्रांति वर्ग से जुड़ना चाहता था वो बम बनाने की इस प्रक्रिया को जानने लगा था। पैरवी आगे बढ़ती है। बचाव पक्ष से आसिफ अली साहब को जोड़ा जाता है, वो अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं, लगातार पैरवी होती है, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इसी समय क्या होता है कि अनशन के 64वें दिन जतिनदा अनशन करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है, और संपूर्ण क्रांतिकारी संवर्ग में शोक की लहर छा जाती है। उनके शव को लाहौर से कलकत्ता लाया जाता है। समय बीच बीच जितने भी स्टेशन पे वो गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ अपने लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब कलकत्ता में उनकी शव यात्रा प्रारंभ हुई तो लगभग 2 मील लंबी थी वो। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 से 7 लाख, और कुछ लोगों ने तो 64 लाख तक की संख्या दी है कि इतने लोग उनकी शव यात्रा में थे, उस संपूर्ण कार्यक्रम में थे, और एक भावभीनी श्रद्धांजलि उनको प्रदान की जाती है। और इधर क्या होता है कि लाहौर में केस चल रहा है, लाहौर में केस लगातार चल रहा है। इसी समय भगत सिंह समय समय पर अपने क्रांति के दर्शन को लिख लिख कर किसी भी प्रकार बाहर भिजवाते रहते हैं। और एक सबसे मौजूद बात इस समय ये कहना बहुत लाजमी है कि भगत सिंह एक ऐसे नौजवान हैं कि जब तक वो जिंदा रहे उनकी कहानियां गाई गई, और जब वो आदमी मरा तो उसका युग बन गया। और अगर ऐसा कहा जाए कि भगत सिंह अपने जिंदा रहने से कहीं ज़्यादा प्रभावी अपनी मृत्यु के बाद है, अपनी शहादत के बाद हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि पहले भारत में सिर्फ एक भगत सिंह था, और जब भगत सिंह की शहादत होती है तो हर युवा के हृदय में एक भगत सिंह प्रस्फुटित होता है। और यही चाहते थे भगत सिंह। वो कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते थे और जल्दी करना चाहते थे। उनको लगता था कि कांग्रेस के बूते का भी रह नहीं गया है कि वो एक सार्वजनिक प्रस्फुटन कर सके, एक उद्वेग ला सके संपूर्ण जनमानस के हृदय में। इसलिए उनको लगता था कि उनका शहीद होना जरूरी है, और वो हुए। पैरवी चलती है। इसी बीच होता क्या है कि इलाहाबाद में
चंद्रशेखर आज़ाद जी 27 फरवरी 1931 को किसी एक विशेष कार्य से अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं, जिसे अब आज़ाद पार्क कहा जाता है, और उसी समय उनके मित्र वीरभद्र तिवारी द्वारा उनकी मुखबरी की जाती है। हमेशा ये माना जाता है कि हम अगर हारते हैं तो अपनों से हार जाते हैं, और वही हुआ। वीरभद्र तिवारी ने उनकी मुखबरी की, पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पहुँची। आज़ाद एक सूरमा की तरह लड़े, और तब तक लड़े जब तक उनके पास आखिरी गोली थी। जब उन्हें लगा कि अब वो इनसे लड़ नहीं पाएंगे, उनको कई गोलियां लग भी चुकी थी, तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली से अपने इस पार्थिव शरीर को शांत किया और माँ भारती के चरणों में आखिरी नमन किया, और माँ ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। और इधर जब पैरवी चल रही थी भगत सिंह और उनके साथियों की, तब ऐसा माना जाता है कि सादीलाल और शोभा सिंह नाम के 2 व्यक्तियों ने उनकी मुखबरी की, जिसके एवज में गवाही दी, जिसके एवज में ब्रिटानिया सरकार ने उनको बहुत सारा धन और अन्य प्रकार के कार्य और सर की उपाधि भी प्रदान की थी, और जिसकी वजह से उनका केस ढीला हो गया। और 3 प्रमुख साथियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा हुई। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। संपूर्ण देश इस विचार में था, संपूर्ण देश इस आशा में था कि गांधी जी कुछ ऐसा निर्णय करेंगे जिससे भगत सिंह की फांसी रुक जाएगी, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है, और संपूर्ण देश को एक बहुत बड़ा नैराश्य हाथ लगता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी होनी थी, लेकिन लगभग 11 घंटे पहले शाम को ही भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, ऐसा माना जा रहा था। और उस समय तक, तत्कालीन समय तक भगत सिंह इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि लाहौर सेंट्रल जेल के चारों तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी कि लगा कि इनको फांसी नहीं दी जा पाएगी, इस लिए उनको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद लाहौर सेंट्रल जेल के पीछे का दरवाज़ा या दीवार तोड़ी गई, तोड़ के उनके शरीर को निकाला गया। फिर ऐसा कहा जाता है, कई सारे इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उनके संपूर्ण शरीर को आरों से काटा गया, काट कर बोरों में भरा गया, और बोरों में भर के उसे सतलज नदी के किनारे फेंक दिया गया। जब ये संपूर्ण घटना हो रही थी तभी कुछ वहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने उनको देखा और दौड़ाया। उसके बाद वो शरीर छोड़ के चले गए। उसके बाद उनके संपूर्ण शरीर को किसी भी प्रकार से जोड़ा गांठा गया, जो भी अंग प्राप्त हुए, उसके बाद उनका तर्पण हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। और इस प्रकार देश का एक ऐसा नौजवान जो शहीद तो हो गया, लेकिन आज भी युवाओं की रगों में जिंदा है, उनकी बातों में जिंदा है, उनके हृदय में जिंदा है। मित्रों, इस प्रकार होता क्या है कि HSRA की ये घटना है, आखिरी घटना है। इसके बाद कुछ दिनों तक चलती रहती है। यशपाल साहब कमान संभालते हैं HSRA की, और कुछ एक घटनाएं, छुटपुट घटनाएं होती हैं। उसके बाद उनको बंद कर दिया जाता है, लगभग 10 साल की सज़ा उनको दी जाती है। लेकिन जब गोविंद बल्लभ भाई पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय मुख्यमंत्री जो टर्म है उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, बनते हैं तो बिना किसी शर्त के यशपाल को वापस निकालते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जब इस संपूर्ण HSRA का नेतृत्व कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया कि इनके क्रांतिकारी दर्शन में परिवर्तन आ रहे थे, वो बहुत ही व्यापक हो रहा था। उसी समय उन्होंने भगवती चरण वोहरा से यह आग्रह किया था कि आप इन सारे दार्शनिक विचारों को लिपिबद्ध करें, क्रमबद्ध करें, और उन्होंने ऐसा किया भी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन, और वो बहुत ही फेमस हुई। मित्रों, जब भी मौका मिले तो पढ़िएगा। आज के इन विचारों के साथ इस अंक को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।